जी, सरपंच साहब और मेरे साथ आए तमाम साथियों और करवास के आसपास के तमाम सम्मानित बुजुर्गों और बहनों, मैं सबसे पहले बाबा सुखी मर्द की पवित्र ज़मीन को सिर झुकाता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के बहाने उनके दर्शन करने और धूप मारने का मौका मिला। ये जो मेले हैं हमारे, इनको जिंदा रखो। ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे समाज के लिए। मैं तो अभी हाल में कहीं पढ़ रहा था तो चौधरी नाथूराम मिर्धा जी और बाड़मेर के चौधरी गंगाराम जी, जो 8 बार एमएलए और मिनिस्टर रहे, इन दोनों के पास पैसे नहीं होते थे ज़्यादा कि जलसे कर सकें, तो ये मेलों में जाते थे और जो जानवरों का मेला होता था उसमें भी जाते थे और मेलों में बोलते थे। वहीं से इन्होंने अपनी ताकत बनाई। तो ये मेले हमें बहुत ताकत देते हैं, संपर्क देते हैं, पहचान बढ़ाते हैं। इनको आप कायम रखिए, जिंदा रखिए। और मैं आज ही नहीं, फिर कभी बुलाया जाऊंगा तो जरूर आऊंगा। तो आपने यहाँ कश्मीर का जिक्र किया। 2-3 असल में मैं पहले तो ये माफ़ी मांग लूँ, मेरे पैर में चोट है तो मैं खड़े होकर नहीं बोल पा रहा हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ कर देना। कश्मीर में जब मैं गया तो मुझे अंदाज़ा था मैं किस लिए भेजा गया हूँ। मैंने उसी तरह से लोगों में तैयारी की। मैंने अपना टेलीफोन नंबर पब्लिक कर दिया और लोगों से कहा कि कोई 2:30 बजे रात में भी फ़ोन करेगा तो मैं खुद उस फ़ोन को उठाऊंगा। और मैं उठाता था, सुनता था, जो भी किसी की तकलीफ होती थी उसको रफ़ा करता था। फिर मैंने जो वहाँ के लोग थे उनको मीटिंग्स में, बातचीत में, चाय पे बुला के समझाया कि तुम्हारे 250-300 लड़के हैं टेररिस्ट और हमारी दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी फौज है। ये बताओ उससे लड़के क्या ले लेंगे, सिवाय इसके कि चिड़िया की तरह मारे जाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इन नेताओं के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे टेररिस्ट कह के मार दिए जाएंगे और तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ भी मिलना है तो बातचीत से मिलना है। और मैं गारंटी करता हूँ आप बातचीत करें, मैं नरेंद्र मोदी जी से आपको जो चीज़ चाहिए वो दिलवा दूँ, तो वो उनकी समझ में आ गई। तो जिस दिन ये 370 हटनी थी, शाम को मुझे अमित शाह साहब जो गृह मंत्री हैं उनका फ़ोन आया कि सतपाल भाई ये आपकी चिट्ठी के आधार पे हटेगी। आप सुबह एक चिट्ठी जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो चिट्ठी बना के दस्तखत करके और उसको 11 बजे से पहले भेज दो, मैं राज्यसभा में पेश करके पास करा दूँगा। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। तो चौधरी साहिबान आप मेरा यकीन करें, चीफ सेक्रेटरी बहुत काबिल आदमी था हमारा। उसने कहा कि साहब हटा रहे हो, घबराया हुआ। मैं कहा हाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने ये तो थानों पे चढ़ जाएंगे, ये तो हथियार छीन लेंगे, इनकी तो पुलिस रिवोल्ट कर देगी। मैं कहा तुम बेफिक्र रहो, मैंने 6 महीने में कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि इनको मैंने सही किया है। और मैं गारंटी करता हूं कि इन 3 चीफ मिनिस्टर को भी जब मैं गिरफ्तार करूंगा, चिड़िया भी नहीं बोलेगी, कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और वही हुआ, 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। कोई उनके हक में सड़क पे नहीं उतरा और पूरे कश्मीर में कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे ये लगे कि 370 हटने का किसी को कोई गम है। पूरे मेरी गाड़ी पे भी मेरा झंडा होता था, एक कश्मीर का अलग झंडा होता था, उनका अलग संविधान था। तो एक देश में 2-2 संविधान, 2-2 झंडे थे। और जिस दिन 370 हटी तो सब हट गया, सिर्फ तिरंगा रह गया और भारत का संविधान रह गया। खैर एनीवे उसको करके कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई ज़रा सी भी, और मैं सक्सेसफुली चला आया, गोवा आया। फिर वहाँ से मेरे 5 तबादले हुए, जितने अफसरों के भी नहीं होते हैं। और उसकी वजह ये थी कि मैं
जो बेईमान चीफ मिनिस्टर होते थे उनसे मेरा पंगा हो जाता था और दिल्ली उनका साथ देती थी, मेरा साथ नहीं देती थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं गया कश्मीर में तो 2 फाइल मेरे सामने आई। मुझे अफसरों ने कहा साहब इनमें दोनों में 150 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप इस पे साइन कर दें। मैंने कहा मैं देख लूँ। मैंने देख के कहा कि ना, ये दोनों जनता के विरुद्ध हैं और मैं इसको कभी नहीं करूँगा। जिसमें एक अंबानी की फाइल, वो अंबानी जिसको नरेंद्र मोदी अपने जहाज में लेके जाते हैं, मैंने उसका भी कैंसिल कर दिया। एक और था वो भी कैंसिल कर दिया। और मुझे पता था कि ये इसका बुरा मानेंगे, तो मैं फौरन दिल्ली आया। मैंने प्रधानमंत्री से समय लिया और उनको जाके बताया कि साहब ये 2 मामले थे, मैंने तो ये कैंसिल कर दिए क्योंकि मेरी निगाह में इनमें गड़बड़ है और मुझे 150 करोड़ रुपया दिया जा रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगा। तो खैर, प्रधानमंत्री के पीठ पीछे की बात है। उस वक्त तो उन्होंने यही कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और तुमने अच्छा किया। लेकिन मुझे ये पता था, उनको एक टीस रही कि अंबानी जैसे मेरे दोस्त का भी काम इन्होंने नहीं किया है। तो खैर मैंने नहीं किया, कैंसिल करके एक तरफ फेंक दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद किसानों का मुद्दा आया। मैं 10 दिन तक सोचता रहा कि बोलूं कि ना बोलूं। मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया, तुम उपराष्ट्रपति हो जाओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे, क्यों झगड़ा मोल लेते हो। मैंने कहा भाई मेरे बस का ये नहीं कि हमारे लोग यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे अपमानित होते रहे। हमारे 70-70 साल के बूढ़े धूप में पड़े रहें, सड़क पे पड़े रहें और उनकी कोई सुनवाई ना हो और मैं राजभवन में बैठा रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं अपना इस्तीफा जेल में रख के और प्रधानमंत्री से मिलने गया। मैंने उनको जाके कहा कि साहब इनको 7 महीने हो गए हैं, कोई बात आपकी तरफ से नहीं हुई है, इनका कुछ हल कर दीजिए। तो छूटते ही बोले चले जाएंगे 7 साल, कौन सी बड़ी बात है। मतलब साहब बड़ी बात यह है कि अगर कुतिया भी मरती है तो आपका शोक संदेश जाता है और हमारे 700 किसान मर चुके हैं, आपने कुछ नहीं कहा। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है और ये मेरा इस्तीफा है, मैं देता। तुमने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर बोले कि तुम इतने उत्तेजित क्यों हो। मैं इसलिए हूँ कि मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है, उनके चरणों में रह के सीखा मैंने कि अपने लोगों के सवाल पे चाहे जो छोड़ना हो उसमें समझौता मत करना। तो वो मैंने उनको बताया, लेकिन बहुत घमंड में थे उस वक्त। तो मैंने कहा दूसरी आप ये बात समझ लीजिए कि जो सिख लोग हैं आप इनको जानते नहीं हैं, ये 300 साल तक नहीं भूलते हैं। इनके गुरु महाराज ने अपने 4 बेटे शहीद करा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। तो ये ऐसे ही नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो खैर उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन 2 महीने बाद माफ़ी मांग के और वो कानून तीनों वापस किए। इसके बाद जो MSP का था वो कहा मुकदमे वापस करने का, वो कोई चीज़ आज तक नहीं हुई है। और अभी कल ही पंजाब के किसान आए थे, वो चेतावनी भी दे के गए हैं कि अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई फिर शुरू होगी। और मुझे भी लगता है कि एक बार फिर लड़ाई होगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको जो घमंड था वो तो उनका टूट गया। उन्होंने माफ़ी मांगी और कानून वापस ले लिए चारों, लेकिन बदले की भावना से भर गए मेरे प्रति खास तौर से। आज मुझे यहाँ आना था, कल शाम मुझे एक चिट्ठी आई होम मिनिस्ट्री की कि आपकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। मुझको Z+ सिक्योरिटी थी। कश्मीर की कमेटी ने लिखा था कि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है और हमारे टेररिस्ट से भी खतरा है, लिहाजा इनको सिक्योरिटी बढ़ा के दी जाए। वो बढ़ा के देने के बजाय जो थी वो भी घटा दी, वो भी ख़त्म कर दी। अब मेरे पास एक
सिक्योरिटी के नाम पे एक नौजवान है, अब ये मुझे कितना बचा पाएंगे ये तो ईश्वर जाने, लेकिन कोई नहीं किसी को बचाता, ऊपर वाला बचाता है। इंदिरा गांधी तो चारों तरफ से घिरी हुई थी, सिक्योरिटी में मर गई। तो जिसका जब वक्त आएगा मरेगा। मुझे आपसे कोई इसमें इमदाद की और हमदर्दी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक है कि अगर मेरी मृत्यु किसी टेररिस्ट के हमले में हो गई तो आप मेहरबानी करके मेरे दाह संस्कार पे दिल्ली जरूर चले जाना, ताकि मोदी को ये पता चल जाए कि इसके भी लोग हैं देश में। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर जाना और उसमें हिस्सेदारी करना। दो तीन चीज़ें और कह के मैं ख़त्म करूँगा, चूँकि गर्मी है, बच्चे भी भूखे प्यासे यहाँ सब बैठे हैं। और वो ये है कि ये देश बहुत ताकतवर है, ऐसे तानाशाह बहुत आए हैं और गए हैं, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 2024 में इसको हम लोग हटा देंगे। और हटाएंगे कैसे, उसके लिए मैं सारे विपक्षी नेताओं से बात कर रहा हूँ कि आप इतना करें कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करें तो ये खुद हार जाए, क्योंकि इसने देश से बहुत झूठ बोला है, हर चीज़ पे झूठ बोला है, कुछ करके नहीं दिया, फसल का दाम नहीं दिया, MSP नहीं दी, मुकदमे नहीं वापस किए, तो ये गारंटीड हट जाएगा। मैं कहना आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम सड़कों पे खड़े होके मांग करते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, क्यों मांगते हो? इस लायक बनो कि लोग तुमसे मांगे, इस लायक बनो कि लोग तुमसे मांगे, तुम अपना राज बनाओ। और इस बार दिल्ली में किसानों की सरकार बनाओ। किसानों की सरकार होगी तो मोदी भी मांगेगा, दूसरे लोग भी मांगेंगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो मांगते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि लेने से तख्त ताज मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है, लेने से मिलता है। इसलिए दिल्ली का राज ले लो और किसान को किसी को बिठाओ, मैं नहीं कहता किसको, लेकिन किसान वर्गों के लोग जब बैठेंगे तो आपकी समस्याएं हल होंगी। अभी मैं देख रहा हूँ पूरी मेहनत करते हैं। मेरा तो गांव में था, मैं छोटा सा, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 2 साल का था, तो मैं देखता था जब आजकल के दिनों में बहुत जोरों से आंधी आती थी और ओले पड़ते थे तो हमारी माँ तवा फेंक देती थी आंगन में। मैं पूछता था ये क्या है, कि भैया किसान का तो सब कुछ ऐसे ही रहता है, पता नहीं किस स्टेज पे गड़बड़ हो जाए, अगर ओले पड़ गए तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इससे ओले रुक जाते हैं। अभी मैं देख रहा था गेहूं की फसल खड़ी, बढ़िया फसल लहला रही है, लेकिन 10 दिन पहले हवा उसमें निकल गई, दाना छोटा हो जाएगा, पैदावार कम होगी, कोई भरपाई नहीं, कोई आपके नुकसान का मुआवजा नहीं है, कोई किसानों की बात की सुनवाई नहीं है। वो तब तक होगी जब तक तुम्हारी अपनी सरकार नहीं बनेगी। तो मैं बहुत लंबा भाषण कर गया, एक बात और जरूर कहूँगा, और वो ये है कि अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दो। इस चक्कर में मत पड़ो। मैं अभी गया था हनुमानगढ़, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने कहा कि साहब इनको समझाओ चौधरियों को, ये घर में 2 आदमी हैं और मकान 15 कमरे का बना रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मत करो। कुछ नहीं रखा इनमें, हवेलियों में कुछ नहीं रखा दिखावे में। हवेली तो जिनकी थी वही सड़ गई पूरे राजस्थान में। अपने बच्चों को तालीम दो। और मैंने देखा है राजस्थान में जब हमारी बच्ची IAS होके जाती है तो वो लोग जो हमको शादी पे घोड़े पे भी नहीं चढ़ने देते थे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उसके सामने। आपकी बच्चियां पढ़ेंगी, आपके लड़के पढ़ेंगे, ये अफसर बनेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका यश और धन सब कुछ बढ़ेगा। एक और बात मैं कहूँ, मैं बिहार में था गवर्नर, तो 13 यूनिवर्सिटी मेरे नीचे थी। उन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन पे जाता था तो अगर 25 गोल्ड मेडल होते थे तो लड़कियों के 20 और लड़कों के 5 होते थे। लड़के पास ही नहीं होते ठीक से।
मैंने उनको कहा कि बेटा अब तो कुश्ती का मेडल भी यही जीत के ला रही हैं, अब तो मुक्केबाजी का मेडल भी लड़कियां जीत के ला रही हैं, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता, थोड़ा संभल जाओ। लेकिन संभलेंगे नहीं, चूंकि उसमें मैं आपकी गलती मानता हूँ। आप बेटी से तो पूछते हो कहाँ गई थी, लड़के से नहीं पूछते कहाँ गया था। और लिहाजा नतीजा ये है कि वो 17 साल का होते ही नशा पकड़ लेता है। और सब स्टेट में यही है, बुरा हाल है। नशा करके आता है, घर में कलह करता है, झगड़ा करता है, पढ़ता नहीं है और सब खराबी करता है। बच्ची को जरा सा मौका दो तो वो आगे बढ़ जाती है। लिहाजा हम तो खैर उन खराब लोगों में से हैं जो ये भी नहीं चाहते कि हमारी बच्ची पैदा हो, लेकिन अगर वो पैदा हो जाती है और उसे पढ़ने भेज देते हो तो वो बहुत दूर तक जाती है। इनको पढ़ाओ और बढ़ाओ। मैं एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। दुनिया में सिर्फ वो कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम की तरफ ध्यान देती हैं। जब दूसरी बड़ी लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड में तो बजट पेश हो जाता है। उस बजट में हर मद में कटौती की गई थी, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं हुई। विपक्ष के लोगों ने कहा कि साहब इसमें कटौती क्यों नहीं की, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए नहीं की कि लड़ाई में अगर पुल टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, अगर कारखाने खत्म हो जाएंगे तो फिर तामीर हो जाएंगे, अगर मकान खराब हो जाएंगे तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो दोबारा नहीं बनेगी। लिहाजा पढ़ाई का एक पैसा मैं कम नहीं करूँगा और उसमें शिक्षा की मद में से कोई कटौती नहीं। तो ये दृष्टि अगर हम रखेंगे अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। आपका खर्चा क्या है? गांव में बुजुर्ग मर जाता, 40 गांव की चिट्ठी फाड़ देते, भाई काहे के लिए? वो 40 गांव के लोगों को खाना खिला के वो बुजुर्ग तुम्हारा सूरजमल हो जाएगा, लेकिन तुम तो कर्जदार हो जाओगे। इसी तरह से दहेज का है। आजकल तो बहुत मुश्किल काम है, लड़कियों को पढ़ाओगे तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। आजकल तो ये हाल है कि कोई लड़का अगर IAS हो गया तो उसकी माँ कह देती है रिश्ते के वक्त कि मैंने तो 20 लाख रुपए खर्चा किए, मुझे तो 4 छल्ले की गाड़ी चाहिए। जानते होंगे कसाना साहब, इनके यहाँ 4 छल्ले की गाड़ी चाहिए। भाई क्यों चाहिए? वो बच्ची काबिल है, बच्ची पढ़ी लिखी है, वो तुम्हारे घर जा रही है, तो तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? अगर बढ़िया एजुकेशन अपने बच्चों को दे दोगे तो दहेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने की। और आपका बच्चा काबिल है तो दहेज बिल्कुल मत मांगिए। बुढ़ों का कोई काज मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। चरण सिंह से बड़ा तो नहीं है आप में से कोई। चौधरी चरण सिंह की 13वीं हम लोगों ने की थी। तीसरे दिन एक साधारण हवन करके 13वीं हो गई थी। कुछ नहीं, किसी को खाना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पड़ोसी लोग, खानदानी लोग, ना भाई तेने भी खा रखा, 40 गांव की चिट्ठी फाड़ दे और वो 40 गांव की चिट्ठी में कर्जदार होकर निकलता। तो ये सब काम छोड़ो, दहेज छोड़ो, सिर्फ तालीम और तालीम, पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान दो और उससे आपकी तरक्की होगी। आपसदारी बना के रखो, लड़ो मत, जातियों में कोई तफरका मत करो, कोई भेदभाव मत करो। सब किसान जातियां एक वक्त में एक थी, वो अलग अलग मौकों पे अलग हो गई। एक ही तरह का उनका सब काम है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बहुत लंबा में हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा ये हमारे अनिल साहब जो दोस्त हैं मेरे, ये आपके यहाँ का रहने वाला है और इसके पुरखे चले गए थे वहाँ, कौन सा गांव है, सांगटेड़ा। तो इसको यहाँ की भीख लगी और ये आया यहाँ और इसने कहा कि मेरे गांव में मेला लगता है। मैं कहा सांगटेड़ा में तो कोई मेला नहीं लगता। कि नहीं, करवास में लगता है, करवास मेरे ही गाँव में पूछते हैं। तो मैं कहा अगर तेरे ही गाँव में तो मैं ज़रूर चलूँगा और वहाँ के बुजुर्गों से कहूँगा कि इसको आशीर्वाद दें। ये बहुत काबिल लड़का है और हमारा तो बहुत अच्छा साथी है दुख दर्द का। तो मैं इसका आभारी भी हूँ कि इसके बहाने आप सब साहिबान के दर्शन हो गए, मुलाकात हो गई और वादा करता हूँ
अनिल भाई, अगर अगले